डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स की ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो भी आपकी यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत जो रिंग वाला टॉपिक चल रहा था वो था। ठीक है, इससे पहले हमने दो यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, पहली और दूसरी। उसके बाद तीसरी यूनिट हमारी रिंग वाली थी। रिंग में भी हमने एक वीडियो पहले बना चुके हैं उसके बारे में, और आज ही हमारी सेकंड थ्योरम है उसी के अंतर्गत यहाँ पर। इससे पहले एक थ्योरम और पढ़ चुके हैं यहाँ पर। तो इस थ्योरम में देखो स्टेटमेंट क्या है कि सिद्ध कीजिए कि एक इकाई सहित क्रम इनमें वाले पूर्णांकीय प्रांत है यदि और यदि केवल फॉर ऑल a इज नॉट इक्वल टू 0, a b बराबर b c यदि है तो वहां पर निरसन नियम लागू हो रहा है। a से a को काट कर क्या बनाया जा रहा है, b बराबर c। तो यहाँ पर हमारी जो थ्योरम है वो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन वाली थ्योरम है यहाँ पर, कि यदि एक पार्ट वेरीफाई होता है तो उसकी वजह से सेकंड वाला प्राप्त किया जा सकता है, और सेकंड वाला यदि रिजल्ट वेरीफाई हो रहा है तो फर्स्ट वाला प्राप्त किया जा सकता है यहाँ पर। तो ये कंडीशन यहाँ पर दी गई यहाँ पर। ठीक है, तो आज चलिए इसको प्रूव करते हैं इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें देखो उस रिंग के बारे में क्या क्या दे रखा है कि जो रिंग है वो क्या इकाई सहित है और क्रम इनमें वाले है यहाँ पर। तो ये पूर्णांकीय प्रांत होगी कि जब ये कंडीशन वहां पर वेरीफाई होगी। ठीक है, और यदि पूर्णांकीय प्रांत है तो ये कंडीशन वहां पर वेरीफाई हो रही होगी, यानी वहां पर क्या लागू हो रहा होगा, निरसन नियम लागू हो रहा होगा। तो हमें ये प्रूव करना है कि पूर्णांकीय प्रांत है तो निरसन नियम लागू होता है, और यदि निरसन नियम लागू हो रहा है तो वहां पर क्या कह पाएंगे कि वहां पर क्या है, वो पूर्णांकीय प्रांत है। ठीक है, अब निरसन नियम का मतलब ये हो गया कि निरसन नियम के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से किस निरसन नियम को लेकर हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि वहां पर जो वलय है वो क्या होगी, शून्यभाजक रहित होगी। चूंकि पूर्णांकीय प्रांत के बारे में जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो कोई भी वलय पूर्णांकीय प्रांत वलय कहलाती है यदि वो इकाई सहित हो। कोई भी वलय पूर्णांकीय प्रांत वलय कहलाती है कि यदि क्या हो, इकाई सहित हो। दूसरी बात क्या हो, वहां पर क्या रहा होगा, क्रम विनिमय जो नियम है वो रहा होगा वहां पर। तीसरी बात क्या है वहां पर, तीसरी बात है कौन सी, कि वो क्या हो, शून्य भाजक रहित हो। ये तीन कंडीशन वहां पर होनी चाहिए, शून्य भाजक रहित, शून्य भाजक रहित, यानी तीन कंडीशन वहां पर उस वलय के अंतर्गत होनी चाहिए। तो दो कंडीशन तो पहले से दे रखी है आपको स्टेटमेंट में, इकाई सहित तथा क्रम इनमें। ये कंडीशन तो आपको ऑलरेडी दी गई है। अब बचा क्या हमारे पास, हमें सिर्फ ये और देखना है यहाँ पर कि शून्यभाजक रहित वाला कब, जब आपको पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करना होगा। और जब पूर्णांकीय प्रांत लेकर चलेंगे तो उसमें तीनों चीज अपने आप इंक्लूड हो जाएगी। तो वहां पर हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि निरसन नियम लागू होता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं जो चीज आपको दे रखी है उससे, और जो चीज आपको प्रूव करनी है वहां पर वो। तो लिखा हमने, दिया है कोई वलय R, दिया है कोई वलय R इकाई सहित एवं क्रम विनिमय वलय है, एवं क्रम विनिमय है। कि क्या है वहां पर कि वो इकाई सहित है तथा साथ के साथ क्या है, क्रम विनिमय यहाँ पर। यदि ऐसा है तो क्या होगा, तो हमें सिद्ध क्या करना होगा यहाँ पर, हमें सिद्ध करना है कि वलय पूर्णांकीय प्रांत है। तो वहां पर हमें प्रूव करना पड़ेगा कि क्या होता है, निरसन नियम लागू होता है। निरसन नियम लागू होता है। और दूसरा है कि यदि निरसन नियम लागू होता है किसके लिए, कि कोई वलय है जो कि इकाई सहित तथा क्रम इनमें है और वहां पर निरसन नियम लागू हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगी, पूर्णांकीय प्रांत भी होगी। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो लेकर चलते हैं प्रतिबंध की आवश्यकता। प्रतिबंध की आवश्यकता यानी हमें ये रिजल्ट दिखाना होगा कि वहां पर क्या लागू हो रहा है, निरसन नियम लागू हो रहा है वहां पर। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, प्रतिबंध की आवश्यकता। प्रतिबंध की आवश्यकता के लिए आपको एक पार्ट लेकर चलना पड़ेगा, यानी हमें क्या लेकर चलना पड़ेगा कि हमारी वलय के पूर्णांकीय प्रांत है। तो उसके लिए हमने क्या माना कि माना R प्लस डॉट पूर्णांकीय प्रांत वलय है, पूर्णांकीय प्रांत वलय है, ये हमने कंसीडर किया है यहाँ पर। ये हमारी जो रिंग है वो क्या है, इंटीग्रल डोमेन है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना होगा कि वहां पर क्या होता है, निरसन नियम लागू होता है। तब माना a इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए कि हमने क्या माना कि हमारे पास क्या है, एक नॉन जीरो एलिमेंट है
और उसके लिए एक रिजल्ट वेरीफाई हो रहा है, कौन सा, कि AC बराबर BC फॉर ऑल A, B, C इज द एलिमेंट ऑफ रिंग, कि जहां पर सबके सब एलिमेंट कहां से लिए गए, रिंग से लिए गए, बट A का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है, ये हम कंसीडर करके चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। A का मान 0 नहीं है और फिर भी रिजल्ट क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं यहाँ पर A आएगा यहाँ पर भी दोनों तरफ से, ठीक है। तो हमने ये B है, सॉरी B होगा, ये क्या ले लिया कि AB बराबर AC, ये हमने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर जहां पर A का मान क्या है, 0 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी मदद से हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या होता है, नील्सन नियम लागू होता है यहाँ पर, यानी यहाँ पर इन दोनों को आप हटाकर सीधा क्या लिख सकते हो, B बराबर C लिख सकते हो, जब तक कि ये दोनों 0 के बराबर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पर, तो हमने क्या किया यहाँ पर, इसके दोनों पक्षों की संक्रिया हमने किससे करा दी, AB इनवर्स से इसकी संक्रिया करा दी, आप कह सकते हो कि AC इनवर्स से इसकी संक्रिया करा दो वहां पे यहाँ पर, क्योंकि अभी तक AC इनवर्स किसके लिए, क्योंकि अभी तक हमारे पास वलय है और वलय में सिर्फ दो ही गुण आपके पास है, एक तो इकाई सहित, एक कौन सा है, क्रम विनिमय, और साथ के साथ पूर्णांक के वलय मानने से शून्यभाजक जो रहित वाला गुण है वो भी शामिल हो गया। तो अभी तक यहाँ पर हमारे जो और बाकी के जो प्रतिलोम अवयव और जो तत्समक अवयव है, प्रतिलोम अवयव वाला जो गुण है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो गुणन के लिए तो प्रतिलोम अवयव नहीं होगा, लेकिन हम जानते हैं कि वलय में योग के लिए सदैव वो प्रतिलोम अवयव एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वलय के लिए कौन सी होती है वो सॉरी योग के लिए क्या होती है, वलय आवेली होती है, आवेली ग्रुप होती है। इस वजह से यहाँ पर जो नेगेटिव जो गुणन प्रतिलोम है वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन जो योगात्मक प्रतिलोम है वो यहाँ पर जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहाँ पर AB के योगात्मक प्रतिलोम से या AC के योगात्मक प्रतिलोम से इसके दोनों पक्षों की संक्रिया कराएंगे, कोई भी एक आप ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर किससे संक्रिया कराई, यहाँ पर AB प्लस, मैंने यहाँ पर इसको क्या लिख दिया इस तरीके से, माइनस का AC, इस तरीके से कि मैंने इसकी संक्रिया किससे करा दी, AC के योगात्मक प्रतिलोम से, क्योंकि पूरा पूरा एक एलिमेंट है यहाँ पर, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम कैसे हो जाएगा, नेगेटिव चिन्ह के साथ, इधर को भी हो जाएगा कि AC प्लस माइनस का AC। यहाँ पर ये योगात्मक प्रतिलोम है कि AC का प्रतिलोम माइनस AC है, तो जब हमने इसकी संक्रिया कराई ये तो 0 में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ ये किस में कन्वर्ट हो गया कि AB माइनस का AC बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जब ग्रुप के जो शुरुआती गुणधर्म पढ़े थे वहां पर एक टॉपिक पढ़ा था क्या, कि यदि हमारे पास B माइनस C अंदर हो और बाहर A लगाया हो तो ये A इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो A है उसको हम बाहर भी ले सकते हैं दोबारा। तो मैंने क्या लिखा कि A B माइनस C बराबर 0, ठीक है। ये हमारी जो ग्रुप की रिंग की जो प्रॉपर्टी है ना उनके बेसिस पे किया, रिंग प्रॉपर्टी के बेस पे हमने ऐसा किया। अगर यदि ऐसा है तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, यहाँ से हमारे पास प्राप्त हो गया कि A डॉट जो B माइनस C है उसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं कि या तो A बराबर 0 होगा या क्या होगा, B माइनस C बराबर 0 होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारी जो वलय है वो क्या है, पूर्णांक के प्रांत वलय है, तो पूर्णांक के प्रांत वलय में क्या है, शून्य भाजक रहित जो कंडीशन होती है वो लागू होती है वहां पर। तो शून्य पूर्णांक के प्रांत है, इस वजह से हमने इसको क्या लिख दिया, ऐसा लिख पाए यहाँ पर। यदि पूर्णांक के प्रांत नहीं होती तब ऐसा नहीं लिख पाते यहाँ पर, क्योंकि पूर्णांक के प्रांत में कहा था ना कि इसमें क्या होता है, शून्य भाजक रहित वाला जो गुण होता है, और शून्य भाजक रहित का कंडीशन कौन सी होती है, उसकी कंडीशन ये होती है कि यदि A डॉट B यदि 0 आ रही है तो वहां पर निश्चित या तो क्या होगा, A 0 होगा या क्या होगा, B 0 होगा, कोई ना कोई एक वहां पर 0 होना नेसेसरी है। तो हमने यहाँ क्या क्या लिख दिया कि या तो A 0 है और ये क्या है, ये 0 यहाँ पर, बट हमने लिया क्या है कि A का मान तो 0 नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, लेकिन A इज नॉट इक्वल टू 0, कि वहां पर क्या नहीं है, A का मान तो 0 है नहीं, क्योंकि शुरुआत से हमने ले ही लिया इसको। तो इंप्लाइज दैट कि यहाँ पर कौन होगा कि B माइनस C बराबर 0 होगा, और जब B माइनस C बराबर 0 होगा तो B बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, C। यानी क्या हो रहा है, R में निरसन नियम लागू होता है, कि हमारी R में क्या हो रहा है, निरसन नियम लागू हो रहा है। अब ये तो हमने किसकी मदद से किया है, ये तो हमने मदद किसकी मदद से किया है, शून्य भाजक रहित वाले गुण से। लेकिन रिजल्ट हमें क्या प्राप्त हो, वही कि यदि A भी बराबर मैं A से लिखता हूं, जहां पर A नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस कंडीशन में आप A को A से हटा करके लिख सकते हो सीधा B बराबर C, और B बराबर C लिखना ही हमारा क्या होता है, निरसन नियम होता है। तो हमें क्या पता लग गया यहाँ से कि हमारे पूर्णांकीय प्रांत में यदि कोई रिंग पूर्णांकीय प्रांत है तो उसमें निरसन नियम लागू होगा, जरूर लागू होगा वहां पर, ठीक है। तो ये तो हमने किसके लिए किया था कि जब लेफ्ट के लिए, इसी तरीके से क्या किसके लिए कर सकते हैं, राइट के लिए। तो आगे लिखता हूं, इसी प्रकार दक्षिण
यानी ये तो लेफ्ट के लिए होगा, क्योंकि जो एलिमेंट लगे हुए तो कहाँ पे लगे थे, लेफ्ट में, देखो यहाँ पर, यहीं पर तो लगे हुए थे, इसमें ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, लेफ्ट में लगे हुए थे। यदि ये ए हो जो राइट में हो तब भी ऐसा ही होगा, तो उसके लिए भी हम इसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे। तो यही कंडीशन में क्या लिखूंगा, इसी प्रकार दक्षिण निरसन नियम, इसी प्रकार दक्षिण निरसन नियम को भी सिद्ध किया जा सकता है, कि जैसा हमने यहां किया है उसी तरीके से दक्षिण वाले को भी सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी जो पहली जो कंडीशन थी क्या, कि पूर्णांक के प्रांत है तो निरसन नियम लागू होता है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो इंप्लाइज दैट आर पूर्णांक के प्रांत है, कि आर पूर्णांक के प्रांत है तो क्या होगा वहां पर, तो वहां पर निरसन नियम लागू होता है, निरसन नियम लागू होता है, तो वहां पर निरसन नियम लागू होता है। इसका एक पार्ट हमने प्रूव कर लिया। अब सेकंड वाला पार्ट प्रूव करेंगे। सेकंड वाला पार्ट कौन सा होगा, कि निरसन नियम लागू होता है तो ये क्या होगी, हमारी पूर्णांकीय प्रांत होगी यहाँ पर। ठीक है, यानी हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये शून्य भाजक क्या है, रहित है, बस इतनी सी बात है यहाँ पर। अब आप ये तीनों चारों गुणधर्म लेकर यहाँ पर क्या प्रूव करना है आपको, कि यहाँ पर क्या होगी, ये शून्य भाजक रहित होगी, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो उसके लिए देखिए आगे अब, तो अब इसका सेकंड पार्ट हम प्रूव करेंगे, कौन सा, प्रतिबंध की पर्याप्तता। तो नेक्स्ट कंडीशन लेकर चलते हैं, प्रतिबंध की पर्याप्तता। प्रतिबंध की पर्याप्तता में हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, कि हमारी जो वलय होगी वो क्या होगी, पूर्णांकीय प्रांत होगी। तो मैं लिखता हूं प्रतिबंध की पर्याप्तता, प्रतिबंध की पर्याप्तता। तो उसके लिए हमने लिखा कि माना वलय आर क्या क्या है, एक तो इकाई सहित है, ये तो सदैव शामिल हो गए इसमें, इकाई सहित है, कॉमा क्रम विनिमय है, तथा निरसन नियम लागू होता है, तथा निरसन नियम लागू होता है। ठीक है, ये हमने कंसीडर किया है। यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि वलय पूर्णांकीय प्रांत, पूर्णांकीय प्रांत में भी हमारे पास दो कंडीशन तो पहले से ही फुलफिल हो रही है। यहाँ पर इकाई सहित क्रम में बस बचा क्या, अर्थात पूर्णांकीय प्रांत अर्थात शून्य भाजक रहित, शून्य भाजक रहित। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या प्रूव करना है, शून्य भाजक रहित। तो उसके लिए हमने माना यहाँ पर कि यदि संभव है तो, यदि संभव है तो a is not equal to 0, comma b is not equal to 0 implies that a dot b बराबर 0। कि हमने उसके लिए क्या मान लिया, कि हमारे पास दो अवयव जो कि नॉन जीरो है वहां पर, लेकिन फिर भी उनका परिणाम क्या आ रहा है वहां पर, कि उनका जो डॉट है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है यहाँ पर। ये हम विरोधाभास से कर रहे हैं इसको, यहाँ पर मैंने इसको क्या लिखा, विरोधाभास। कि हमारे पास दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि क्या है, खुद क्या है, नॉन जीरो, बट उनका जो आंसर है वो फिर भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है यहाँ पर। तो उस कंडीशन में हमने इसको देखा क्या, कि यदि इनका डॉट है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, फिर हमने इसको लिखा कि a डॉट b इक्वल टू 0। ठीक है, कि ये खुद क्या है, 0 नहीं है, फिर भी इनका आंसर क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, यानी दोनों का डॉट क्या है, 0 के बराबर आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब क्या होगा, कि मैं इसको अगेन क्या लिख सकता हूँ, बराबर, क्योंकि हमने पहली प्रॉपर्टी से देखा था कि a डॉट b बराबर 0 है, तो 0 को हम इस तरीके के रिजल्ट के रूप में भी लिख सकते हैं, इस तरीके के रिजल्ट के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। कैसे, किसकी वजह से लिख दिया, कि प्रॉपर्टी नंबर, गुणधर्म नंबर, यानी रिंग के जो गुणधर्म है उससे, वलय का जो गुणधर्म नंबर जो पहला था, वलय प्रॉपर्टी, वलय गुणधर्म नंबर 1 से, कि प्रत्येक जीरो को आप किसी नॉन जीरो एलिमेंट, जहां पर ए को आपने क्या कहा है, नॉन जीरो कहा है, तो उसकी हेल्प से आप इसको कैसे लिख सकते हो, a डॉट 0 के रूप में लिख सकते हो। वहां पर भी यही काम था कि यदि a इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसमें वहां पे क्या लिख सकते हो, कि a डॉट 0 बराबर 0, या 0 डॉट a बराबर भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है,
तो उसके एलसीएम ने इसको किसके बराबर लिख लिया, a डॉट जीरो के बराबर। यहां से देखा तो a डॉट बी इक्वल टू a डॉट जीरो। अब थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा था कि हमारी जो वलय है उसमें क्या हो रहा है, देखो निरसन नियम लागू हो रहा है वहां पर, यानी पहले ये चीज लेकर चल रहे हैं, तो हमारे पास भी यही कंडीशन आ रही है कि a और a दोनों समान प्राप्त हो रहे हैं, तो इसकी एलसीएम में क्या लिख सकता हूं कि इंप्लाइज में लिख सकता हूं कि b बराबर जीरो। यानी मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर तो ऊपर तो क्या कहा था कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड b इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट a डॉट b इक्वल टू जीरो यदि होता है तो वहां पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, b बराबर जीरो प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। तो इसके लिए हमने क्या लिखा कि हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया कि b बराबर जीरो। आगे मैंने क्या लिखा, जो कि संभव नहीं, यहां लिख देता हूं जो कि संभव नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों को ही नॉन जीरो कहा, लेकिन नॉन जीरो कहने के बाद भी हमारा b क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है यहाँ पर। तो ये क्या आ गया, जो कि संभव नहीं है। मैंने इसको रिजल्ट नंबर क्या कह दिया, एक यहाँ पर, कि हम यदि इसको शून्य भाजक सहित मानते हैं तो ये शून्य भाजक सहित की कंडीशन है कि दो यदि नॉन जीरो वैल्यू को यदि मल्टीप्लाई किया जाए उनका आंसर जीरो आ जाता है, तो वहां पर उसको वैल्यू को क्या कहते हैं, शून्य भाजक सहित कहते हैं। तो हमने देखा कि ये दोनों नॉन जीरो है, तो वहां पर हमारा जो रिजल्ट जो मानना था वो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। यानी यहाँ पर हमें किसकी प्राप्ति हो रही है, शून्य भाजक सहित वाली जो कंडीशन है, शून्य भाजक रहित वाली जो कंडीशन है वो प्राप्त हो रही है। मतलब हमारी मानना यहाँ पर क्या हो गई, गलत हो गई, कि हमने जिनको माना था ना यहाँ पर कि शून्य भाजक रहित है, यहाँ पर वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसी तरीके से इसी प्रकार ये जो दूसरा कंडीशन है, यानी a को भी क्या दिखा सकते हैं, जीरो के बराबर दिखा सकते हैं। इसी प्रकार अब की बार क्या लेंगे यहाँ पर, इसी प्रकार हमने क्या माना है यहाँ पर a डॉट बी इज इक्वल टू जीरो बराबर, हमने इसको क्या ले लिया, जीरो डॉट बी ले लिया, क्योंकि b इज नॉट इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट कि b डॉट जीरो एंड बराबर जीरो इक्वल टू जीरो डॉट बी, इस कंडीशन से। तो यहां से हमने देखा तो इसको अगेन कैसे लिख सकते हैं कि a डॉट बी इक्वल टू जीरो डॉट बी, तो b से b राइट वाला जो हमने कैंसिलेशन वो है वो लगा दिया, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया कि बराबर क्या हो गया, a बराबर जीरो, जो कि ये भी गलत है। यानी हमने देखा कि जब हम इस कंडीशन को लगाते हैं कि हमारे दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट इस तरीके से आ रहा है, तो वहां पर जब आगे इसको सोल्व करते हैं तो वहां पर ये दोनों नॉन जीरो नहीं रह पाते। इसका मतलब हमने ये जो माना है वो क्या है, वहां पर गलत है। यानी हमने जिस वलय को शून्य भाजक सहित माना है वो वहां पर ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है, शून्य भाजक रहित वलय, जो कि संभव नहीं है। अब ऐसा क्यों लिखा, ये किसके कारण से लिखा, ये हमने लिखा किसके कारण से लिखा, ये कि वलय जो हमारी है वो क्या है, उसमें निरसन नियम लागू हो रहा है वहां पर, क्योंकि वलय में निरसन नियम लागू, इस वजह से हमने इसको काट दिया यहाँ पर। तो हमने इसके यहाँ पे लिख दिया परिणाम नंबर 2। तो परिणाम 1 व 2 से परिणाम ए व बी से स्पष्ट है कि परिणाम ए व बी से क्या स्पष्ट है कि वलय शून्य भाजक रहित है, शून्य भाजक रहित है। और यदि शून्य भाजक रहित हो गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि r जो प्लस डॉट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूर्णांकीय प्रांत है। ठीक है, तो हमने हमारे रिजल्ट को दोनों तरफ से प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड से भी तथा राइट हैंड साइड से भी, कि कोई वलय यदि पूर्णांकीय प्रांत है तो वहां पर निरसन नियम लागू होते हैं, और यदि निरसन नियम लागू हो रहे हैं तथा वलय इकाई सहित तथा क्रम विनिमय भी है, वो कंडीशन वो उसने पहले लिख दी कि दो कंडीशन जो नेसेसरी होनी चाहिए थी वो पहले से विद्यमान, तो वो हमारी वलय यदि निरसन नियम भी है लागू वहां पर वो भी होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगी, पूर्णांकीय प्रांत होगी। तो ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक पूर्णांकीय जो प्रांत होगा उसमें सदैव निरसन नियम लागू होगा, और यदि कोई वलय इकाई सहित क्रम विनिमय तथा साथ के साथ निरसन नियम लागू भी हो रहा है तो वहां पर वो वलय क्या होगी, पूर्णांकीय प्रांत होगी। तो एक बार आप नोट कीजिए। फिर चलो जीरो है। अब यहाँ पर हमें ये दिखाना होगा कि जब a जीरो नहीं होगा तो कौन जीरो होगा, फिर जब b वाला है वो जीरो होगा, क्योंकि इसको हमें क्या दिखाना है, शून्य भाजक रहित दिखाना है यहाँ पर। तो उसके लिए हमें b का मान क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए यहाँ पर। लेकिन अभी अपनी तरफ से नहीं लिख सकते हम, तो इसको क्षेत्र की जो गुणधर्म है वो हम लगा रहे हैं यहाँ पर, और उसके बावजूद यदि b जीरो हो जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ, कि जब a जीरो नहीं होगा तो वहां पर b जीरो हो रहा है, और यदि b जीरो नहीं है तो a जीरो हो रहा है वहां पर। तो दोनों कंडीशंस के कारण वहां पर क्या है कि शून्य भाजक रहित है, वो तब कहेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए अभी तो हमने क्या किया कि दोनों पक्षों के
दोनों पक्षों में ए इनवर्स से संक्रिया। अब ए इनवर्स हमने यहां पर इसलिए लिख पाए क्योंकि हमने जिस रिंग को लिया है वो क्या है, एक क्षेत्र है, कि हमारी जो वलय है वो क्या है, क्षेत्र है। चूंकि आर क्षेत्र है और क्षेत्र में प्रतिलोम अवयव का गुणन प्रतिलोम अवयव का गुण विद्यमान होता है, तो ए इनवर्स से हमने इसकी संक्रिया कराई, तो ए इनवर्स ए बी ए इनवर्स डॉट जीरो, इस तरीके से यहाँ पर इसका परिणाम क्या आ जाएगा कि ए इनवर्स डॉट ए एंड डॉट बी इक्वल टू जीरो। क्यों हो गया, ये हमने किससे लिख दिया, वलय की प्रॉपर्टी, वलय के गुणधर्म से, क्योंकि वलय का गुणधर्म एक जो हमारा पहला नंबर का था वो ये कहता है कि यदि ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो ए नॉट इक्वल टू जीरो था। तो जब किसी अवयव नॉन जीरो होता है तो उसका प्रतिलोम जीरो थोड़ी होगा। तो यहाँ पर हमारी वलय के जो गुणधर्म नंबर पहला था वो क्या कह रहा था कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो है, और वहां पर यदि आप इस तरीके का परिणाम निकालते हो तो परिणाम सदैव कितना आता है, जीरो आता है। तो यहाँ पर भी हमारा जो a था वो नॉन जीरो था, तो जब इसकी संक्रिया जीरो के साथ कराएंगे तो परिणाम कितना आएगा, जीरो। यहाँ a इनवर्स की संक्रिया a के साथ कराए तो परिणाम कितना आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट 1, और यहाँ पर b बराबर जीरो। अगेन इसको लिखूं तो b बराबर जीरो क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर जीरो प्राप्त हो गया। इसको मैं देता हूँ एक नंबर कि जब a जीरो नहीं है तो अपने आप ही कौन निकल कर आ रहा है, b जीरो निकल कर आ रहा है। किसकी वजह से, आर को एक क्षेत्र होने की वजह से। यदि आर क्षेत्र नहीं होता तो फिर ए इनवर्स की संक्रिया भी नहीं करा पाते और फिर इस चीज को भी नहीं लिख सकते हैं। पुनः हमने क्या खेल लिया की बात कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, जबकि बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। कि अब की बार हम किसको नहीं जीरो मान रहे, बी को जीरो नहीं मान रहे। तो अब की बार हमने यहाँ पर क्या कराया, हमने इसकी बी इनवर्स से संक्रिया कराई। तो मैं लिख रहा हूं दोनों पक्षों में बी इनवर्स से संक्रिया। अब दोनों पक्षों में बी इनवर्स से संक्रिया कराएंगे तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा कि ए डॉट बी इनवर्स बराबर जीरो डॉट बी इनवर्स। यहाँ पर अब ऐसा बी इनवर्स से संक्रिया इसलिए कराई क्योंकि आर हमारा क्या है, क्षेत्र है। तो आर क्षेत्र होगा तो वहां पर हम किसी भी अवयव का प्रतिलोम निकाल सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र में प्रतिलोम अवयव का गुण होता है दोनों प्रॉपर्टियों के लिए, गुणन के लिए भी और योग के लिए भी। तो यहाँ इसको मैंने सोल्व किया तो मुझे परिणाम कितना मिला कि a डॉट 1 और यहाँ कितना आ गया, जीरो। ये किससे आ गया, गुणधर्म नंबर 1 से, कि वलय का जो गुणधर्म नंबर 1 था उससे कर दिया ऐसे इसको। ठीक है, यहाँ देखा तो a बराबर में कितना प्राप्त हो गया, जीरो। तो ये हो गई हमारी सेकंड वाली प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट और सेकंड से देखें तो हमें परिणाम में कितना प्राप्त हो गया, फर्स्ट व सेकंड से हमने देखा तो फॉर ऑल a, b इज द एलिमेंट ऑफ r implies that कि a डॉट b बराबर जीरो implies that कि a बराबर जीरो या b बराबर जीरो, कि यदि हमारे पास दो एलिमेंट रिंग से लिए हैं और उनका प्रोडक्ट यदि जीरो कर पाते हो हम, तो वहां पर यदि पहला जीरो नहीं होता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा जीरो नहीं होता तो पहला आ जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि r जो है वो क्या है, शून्य भाजक रहित है। और यदि r शून्य भाजक रहित हो गया तो वो क्षेत्र तो पहले से ही था, तो वहां पर क्या होगा कि r हमारा पूर्णांकीय प्रांत भी होगा, पूर्णांकीय प्रांत है। तो पहली कंडीशन दिखा दी कि यदि हमारे पास कोई क्षेत्र है तो वो निश्चित क्या होता है, पूर्णांकीय प्रांत भी होता है। अब लेकर चलते हैं सेकंड कंडीशन, कि जरूर नहीं कि हर कंडीशन में ऐसा हो। तो हम इसका क्या लिख रहे हैं, विलोम। विलोम में हमने क्या माना कि पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय ये लिख लेते हैं चूंकि लिखिए, चूंकि पूर्णांकों का समुच्चय योग एवं गुणन, इसको ऐसे लिखो, पूर्णांकों का समुच्चय z पूर्णांकीय प्रांत होता है, पूर्णांकीय प्रांत होता है। क्या लिया हमने यहाँ पर कि जो हमारा z प्लस डॉट के साथ जो हमारे पास ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो इन दोनों संक्रियाओं के लिए क्या होती है, पूर्णांकीय प्रांत बनाती है। क्यों बनाती है, क्योंकि आपको पता है कि जो पूर्णांक होते हैं z प्लस संक्रिया के साथ क्या होते हैं, आवेली ग्रुप बनाते हैं। ये तो हमने ग्रुप वाले जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था। ठीक है, अब हमें इसको वलय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, वलय बनाने के लिए हमें उसको चाहिए कि संवृत्ता। तो गुणन के लिए संवृत्ता होती है, तो ये भी हमें पता है। गुणन के लिए साचर्यता भी होती है, ये भी हमें पता है। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद इकाई सहित, क्योंकि इसमें आप जानते हो कि पूर्णांकों में जो 1 है वो अवेलेबल होता है, इकाई अवेलेबल होता है, तो इकाई सहित भी हो गई। ठीक है। साथ के साथ क्रम विनिमय भी है, क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं सदैव क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं कि 0 को 1 से गुणा करो, चाहे 1 को 0 से गुणा करो, परिणाम 0 आएगा। 2 को 4 से करो, चाहे 4 को 2 से करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। -4 को 4 से करो, चाहे 4 को -4 से करो, तो ये सारी गुणधर्म इसमें है। शून्य भाजक सहित, शून्य भाजक रहित, तो शून्य भाजक रहित की बात की जाए तो शून्य भाजक रहित भी है, क्योंकि हमारे पास यदि मैं 0 को 1 से गुणा करूं तो परिणाम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि a का मान जो है वो 0 हो रहा है, तो किसका मान 0 नहीं हो रहा, b का मान 0 नहीं हो रहा। और यदि हम इसको लें कि 4 को मैं गुणा करूं किससे, 0 के साथ, तो a का मान यदि नॉन जीरो है तो वहां पर किसका मान प्राप्त हो रहा है, b का मान 0 प्राप्त हो रहा है। तो इनके अलावा कि जब तक मैं इसको 0 से गुणा नहीं करूंगा तो उसके अलावा एक भी कंडीशन नहीं बचती जो कि इसके परिणाम को 0 कर दे। बताओ कहां से होगी, कि -1 को -1 से गुणा करूंगा तब भी नहीं आएगा 0 ही, -4 को मैं किससे गुणा करूं, -4 से गुणा करूं तब भी नहीं आएगा। तो पूर्णांकों के समुच्चय के लिए कहीं पर भी ऐसा नहीं आएगा कि यदि मैं किसी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से गुणा करूं परिणाम 0 आ जाए, कब, जब दोनों के दोनों नॉन जीरो हो ही नहीं सकता। बताइए किस वैल्यू के लिए होगा। तो हमें पता है कि हमारा जो z है प्लस तथा डॉट के लिए क्या है, पूर्णांकीय प्रांत है, पूर्णांकीय प्रांत है। अब हमें ये चेक करना है कि या ये क्षेत्र होगा या नहीं होगा। तो हमें तो ये देखना है कि पूर्णांकीय प्रांत तो है ये, लेकिन ये क्षेत्र नहीं है, ये हमें यहाँ पर दर्शाना है। ठीक है, तो यही काम हमें यहाँ पर करना है। तो क्षेत्र बनने के लिए यहाँ पर क्या लागू होना चाहिए कि यहाँ पर सारी चीजें विद्यमान है। यहाँ पर चूंकि z गुणन संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं रखता, अतः R या Z प्लस क्षेत्र नहीं है। क्योंकि जो Z प्लस का जो हमारा गुणन एवं जो योग संख्या के लिए हम जो क्षेत्र उसको पूर्णांकीय प्रांत मान रहे थे, वो पूर्णांकीय प्रांत तो है लेकिन क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने 2 ले लिया तो 2 का आप जानते हो कि 2 का जो प्रतिलोम अवयव होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है गुणन संक्रिया के लिए। तो 1/2 कभी भी Z में आ नहीं सकता, तो Z में नहीं आ सकता। तो देखो एक भी एलिमेंट का यहाँ क्या विद्यमान नहीं है, प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं है। और जब एक भी एलिमेंट का प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं है तो क्षेत्रीय कंडीशन से बाहर हो जाएगा वो। तो इस कारण से हमने इसको पहले क्या कह दिया कि हमारा जो ये है ये क्या है, पूर्णांकीय प्रांत है, जबकि क्या नहीं है, क्षेत्र नहीं है। तो ये हमारी इस थ्योरम को क्या दर्शाता है, रॉन्ग दर्शाता है यहाँ पर, कि विलोम जो है सदैव सत्य नहीं हो, इसी कारण से नहीं होते। कि कुछ एग्जाम्पल्स तो ऐसे होते हैं जो कि पूर्णांकीय प्रांत होने पर भी वो क्षेत्र बन जाते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी बचते हैं जो कि क्या नहीं हो पाते, क्षेत्र वो नहीं बन पाते हो। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल आपके सामने है कि ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो पूर्णांकीय प्रांत का तो है लेकिन क्या नहीं है, क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र का कारण हमने यहाँ स्पष्ट किया क्योंकि यहाँ प्रत्येक अवयव का जो प्रतिलोम अवयव है वो विद्यमान नहीं होता। एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, 2 जो है वो किसका एलिमेंट होता है, Z का। ठीक है, और जो 1/2 है वो किसका एलिमेंट नहीं होता, वो Z का नहीं होता। और जबकि एक दूसरे के क्या है, ये गुणन प्रतिलोम अवयव है, यानी इकाई दर्शाते हैं। ठीक है, लेकिन जो 1/2 वो कहां से नहीं आ रहा था, हमारे इस Z से नहीं आ रहा था। और इनका परिणाम कि 2 को मैं 1/2 से गुणा करूंगा तो परिणाम आइडेंटिटी एलिमेंट यानी E आ जाता है यहाँ पर। लेकिन जो 1/2 है वो Z को बिलोंग नहीं कर रहा था, तो इसका प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं था। तो प्रत्येक अवयव का जो प्रतिलोम अवयव है वो यहाँ पर नहीं होगा पूर्णांकों के अंतर्गत। तो इस कारण से क्या नहीं है, ये क्षेत्र नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए एक बार।